Dear student, good morning. Today we will discuss about the British rule in India. अब आप ये जान चुके हैं कि पूरे इंडिया पे पूरी तरह से जो शासन है वह ब्रिटिश लोगों का हो चुका है। ये आपका हिस्ट्री का 4th चैप्टर है। तो इम्पैक्ट मीन होता है प्रभाव। इम्पैक्ट मीन क्या होता है? प्रभाव। अब ब्रिटिश रूल मतलब ब्रिटिश शासन का इन इंडिया मतलब भारत में। अब हम इस चैप्टर में मुख्य रूप से जो शासन व्यवस्था है ब्रिटेन का भारत के ऊपर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, विदिन अ स्पेन ऑफ लेस देन 100 ईयर्स द ब्रिटिश बिकेम द मास्टर ऑफ होल ऑफ इंडिया। लगभग देखा जाए तो लेस देन 100 ईयर्स अर्थात 100 सालों से कम समय में ही, अर्थात जब से वह स्टार्टिंग बिजनेस के लिए आए थे, ट्रेड के लिए आए थे, उस समय से लेकर के और जब तक पूरे भारत पे उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया, लगभग 100 वर्ष भी नहीं लगा उनको। कितने वर्ष? 100 वर्ष का टाइमिंग भी नहीं लगा। और उतना ही टाइमिंग में उन्होंने पूरे भारत में क्या कर लिया? अपना अधिकार जमा लिया। कौन? ब्रिटिश। The administration of the British territories in India was absolutely in the hands of company. अब जो था वो कोई भी भारत का जो भी टेरिटोरीज था या जो भी राज्य व्यवस्था किंग्स था या जो भी क्षेत्र था वह पूरी तरह से किसके हाथ में आ गया था? हैंड्स ऑफ ब्रिटिश कंपनी, अर्थात वह पूरी तरह से ब्रिटिश कंपनी के हाथ में चला गया था। कहने का मतलब है कि वह राज्य पूरी तरह से अब अंग्रेजों के द्वारा शासित होने लगा था। The British introduced several policies to run the administrative affairs of this vast country, India. अब स्वाभाविक बात है कि मान लीजिए ये हम कंट्री है इंडिया और इस पर मेरा अधिकार हो गया है, तो इसको अधिकार हो गया तो इस कंट्री को चलाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? रूल बनाना पड़ेगा, रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, पॉलिसीज़ बनाना पड़ेगा। सेम टू सेम जब पूरे भारत पे वास्ट इंडिया मतलब विस्तृत, इतना छोटा नहीं ना, वास्ट मतलब होता है विस्तृत। जब पूरे भारत पे उन्होंने अपना अधिकार पर जमा लिया तो इस देश को चलाने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के पॉलिसीज, रेगुलेटिंग एक्ट या रेगुलेशंस उन्होंने क्या किया? रन करवाया। द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ द इंग्लिश बिटवीन द वार ऑफ प्लासी इन 1757 एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 अंडरवेंट चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट दे नेवर लॉस साइट ऑफ द फॉलोइंग 3 मेन ऑब्जेक्टिव। देखिए, लगभग वार ऑफ प्लासी जब हुआ था 1757 में और 1857 का जो फर्स्ट रिवोल्यूशन हुआ था उसके बीच में इन्होंने बहुत सारे पॉलिसीज़ बनाए, बहुत सारे रेगुलेशंस बनाए, बहुत सारे लॉ बनाए, लेकिन और उन लॉ में बहुत सारी चेंजिंग भी किया अपने समय के हिसाब से, उसमें बहुत सारी चेंजिंग किया, लेकिन इन्होंने अपना 3 टारगेट कभी भी नहीं चेंज किया। जो भारत में इनका जो मुख्य रूप से 3 जो टारगेट था, उन्होंने उस टारगेट में ऐसा कोई पॉलिसीज नहीं बनाया जिससे इन तीनों टारगेट में किसी भी प्रकार की कोई कमी रहे। अर्थात भारत में बहुत सारे उन्होंने अंग्रेजों ने कानून बनाया, बहुत सारे कानूनों को परिवर्तित किया, लेकिन जो उनका 3 मुख्य टारगेट था, अभी हम आपको आगे बताएंगे, तो 3 मुख्य टारगेट था जो उनका उद्देश्य था, उसमें ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जिससे उन तीनों में क्या हो? उनके पावर को कमी आ सके। देखिए, सबसे पहला था उसमें से इंक्रीजिंग द प्रॉफिट रेट्स, इंक्रीजिंग द प्रॉफिट ट्रेड। उन्होंने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जिससे उनके लॉस हो, अर्थात वह अपने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जिससे उनको ट्रेड में लॉस हो। वह हमेशा ऐसा कानून बनाते हैं जिससे अधिक से अधिक क्या हो? प्रॉफिट हो। दूसरा, मेंटेनिंग एंड एम्पावरिंग ब्रिटिश होल्ड ऑन इंडिया। देखिए, उन्होंने ऐसा कोई कानून बनाया जिससे उनका जो अधिकार हो भारत में कम हो। हमेशा ऐसा कानून बनाया जिससे क्या हो? एम्पावरिंग हो, अर्थात उनके पावर में क्या हो? वृद्धि हो। वह हमेशा ऐसा कानून बनाते थे जिससे भारत में उनका अधिकार और क्या होता जाए? बढ़ता जाए। तीसरा, मेकिंग देयर पोसेशन प्रॉफिटेबल टू ब्रिटेन इन एवरी सेंस। और हर तरह से देखा जाए, हर नज़रिए से देखा जाए तो उनका मतलब वो कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जिससे ब्रिटेन को किसी प्रकार से लॉस हो। हमेशा ऐसा ही कानून आते थे जिससे ब्रिटेन को अधिक से अधिक प्रॉफिट हो और इंडिया को अधिक से अधिक लॉस हो। तो ये इनका मेन 3 टारगेट था और इसी तीनों टारगेट को ध्यान में रख कर के उन्होंने पॉलिसीज़ का बनाया था। ठीक है, अब तो आप समझ गए होंगे यहाँ तक।
The above three main objective, maintenance of law and order, was highly stressed upon the so that trading could be done freely and without any hindrance. और इन तीनों को अगर प्राप्त करना है, मान लीजिए हमको अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फ्री में ट्रेड करना पड़ेगा। फ्रीली ट्रेड मतलब किसी भी प्रकार कोई ट्रेड से रिलेटेड टैक्स ना हो, अर्थात ऐसा ना हो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़े तो टैक्स देना पड़े, ठीक है। तो उन्होंने एकदम ऐसा पॉलिसीज बनाया जिससे किसी भी प्रकार से उनको लॉस ना हो, हमेशा उनको क्या होता रहे? प्रॉफिट होता रहे। इसी के चलते आगे चलकर आप देखेंगे, आप ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल, बंगाल में उन्होंने क्या लगा दिया? ड्यूअल सिस्टम लगा दिया। ड्यूअल मतलब होता है क्या? दोहरी शासन। ड्यूअल मतलब क्या होता है? दोहरा शासन। दोहरा तो आप समझ गए होंगे आप, ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें शासन करने वाला दो लोग हों, दोहरा शासन। दोहरा शासन मीन ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें दो लोग शासन करते हों। जैसे आप इसको समझने का प्रयास करना, ये बंगाल था, ये बंगाल था, पूरी तरह से इनके अंडर में आ गया था, लेकिन यहाँ पे आज भी क्या था? इस समय, उस समय भी राजा थे, किंग्स था। कौन था? किंग्स, नवाब जिसको बोलते हैं, नवाब था, ठीक है। और एक जो था वह ब्रिटिश। कुछ यहाँ का जो पावर थे, जो जैसे लगान से संबंधित हो गए, जो पैसेज से संबंधित हो गए, वो पावर किसके पास था? ब्रिटेन के पास था, ठीक है। और उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि उसको कैसे मेंटेन करना है, बस उसको क्या करना है? अधिक से अधिक टैक्स लेना है, टैक्स जो मिल रहा है उसको अपने ब्रिटेन में सेंड करना है। मतलब पैसे से रिलेटेड, मतलब जितना इनकम होता था सारा चीज़ इसके पास था, अंग्रेज़ों के पास। और शासन को मेंटेन करना, अर्थात वहाँ पे किसी भी प्रकार कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई चीज़ ना हो, तो इन सारी के जिम्मेदारी किसके पास था? किंग्स के पास, जबकि इनके पास मनी नहीं था। अब बताओ, एक देश है जिसका सारा इनकम दूसरे के हाथ में है, ठीक है, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास मतलब सारा काम जिम्मेदारी दे दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया कि आपको मेंटेन करो, वो कहाँ से मेंटेन करेगा? भाई उसके पास इकोनॉमी रहेगी तभी तो मेंटेन करेगा, उसके पास इकोनॉमी नहीं रहेगी तो मेंटेन नहीं कर पाएगा, मेंटेन नहीं करेगा। इसलिए आगे चल कर के बहुत ही ज़्यादा कंडीशन क्या हो गया? ख़राब हो गया। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ड्यूअल सिस्टम आप समझ गए होंगे कि एक ही क्षेत्र पे दो लोगों का शासन होता है। एक ही क्षेत्र पे कितने लोगों का शासन होता है? ड्यूअल सिस्टम, दो लोगों का। देखिए, इन द ईयर 1765 द कंपनी अक्वायर्ड कंट्रोल ऑफ बंगाल थ्रू द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। 1765 में, आप याद रखना, 1765 में एक ट्रीटी हुआ था, समझौता हुआ था, जिसको हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये नामकरण जानते हैं क्यों पड़ जाता है? उस जगह पे मान लीजिए इलाहाबाद में संधि हुआ, इसलिए इसका नाम इलाहाबाद संधि रखा गया, समझ रहे? पूना पैक्ट, पूना में संधि हुआ तो पूना पैक्ट रखा गया। तो संधि का नाम उसी जहाँ जिस स्थान पे हुआ रहता है उसी के नाम पे रख दिया जाता है। तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, और इस संधि के माध्यम से जो बंगाल था वो पूरी तरह से अंग्रेज़ों के अधीन हो चुका था। द कंपनी इंजॉयड द पावर्स ऑफ बॉथ, बॉथ मतलब दोनों पावर यूज करती थी, द दीवानी एंड द निजामत, एंड एक्सरसाइज इट्स अथॉरिटी थ्रू इट्स इंडियन एजेंट्स। देखिए, पूरी तरह से पावर आ गया था, दीवानी पावर हो चाहे निजामत पावर हो। दीवानी मतलब टैक्स उससे रिलेटेड था, और निजामत उस पूरी तरह से जो पावर देखा जाए तो वो किसके हाथ में आ गया है? अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया है। द कंपनी क्लेम डेट द वेलफेयर ऑफ द पीपल वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नवाब, और सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स से रिलेटेड सारा वर्क किसके पास है? अंग्रेज़ों के पास है। जितना टैक्स लेना है वो उतना ले लें, जितना काम करना है सारा काम पैसा वो ले लें, और सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसके पास है? नवाब के पास है। अंडर द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, देखिए यहीं पे डिफिनीशन देने का प्रयास किया है कि अंडर द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स द कंपनी हैड द पावर ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड द नवाब हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर देन द डेवलपमेंट ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। अब देखिए, वही कहा कि एक सिस्टम है जिसमें एक व्यक्ति ये कर रहा है कि यहाँ पे जितने भी रेवेन्यू से संबंधित है, इनकम से संबंधित है, एक व्यक्ति इस पे शासन कर रहा है, और एक व्यक्ति ऐसा है जो वहाँ पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए जो नवाब है। तो इस एक ही बात है, क्षेत्र तो एक ही है, क्षेत्र एक ही है, राज्य एक ही है, लेकिन शासन करने वाले कितने लोग हैं? दो लोग हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं ड्यूअल सिस्टम। क्या बोलते हैं? ड्यूअल सिस्टम। Thus, the Nawab had to bear the responsibility but enjoyed no powers, while the company officers had the power but no responsibility. अब देखिए, अब कंपनी के पास जो अंग्रेज थे उनके पास तो बहुत सारे वो था, इंजॉयड था, पावर था,
लेकिन उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि कैसे मेंटेन करना है, क्या करना है। वहीं दूसरी तरफ जो भारत के नवाब के राजा थे राजा नवाब साहब थे, तो नवाब साहब के पास तो जिम्मेदारी बहुत थी लेकिन कोई भी पावर नहीं था। अब कोई भी पावर नहीं था, जिम्मेदारी बहुत थी और कोई भी पावर। हमसे कहा जाए कि आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, ठीक है, मान लो हम टीचर हैं तो हमको कहा जाए कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है और हमको कोई अधिकारी ना मिले, हमको किसी प्रकार का कानून बनाने की पॉलिसी, तो संभव है? कुछ संभव नहीं होगा। वो कहते रहेंगे, अब हम अपने वाला क्या होता रहेगा। तो सेम टू सेम वही बात है कि यहाँ पे जो नवाब थे उन नवाब के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत था लेकिन कोई पावर नहीं था, और जो अंग्रेज़ थे उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं था, पावर सब उन्हीं के पास था। तो इस तरह से क्या होगा कि जो कंडीशन होगा इसका क्या होता जाएगा, ख़राब होता जाएगा। भाई हमारे पास पैसा ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, मेंटेन नहीं कर पाएंगे। हमारे पास पावर नहीं रहेगा तो हम स्कूल के डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन कर लेंगे या किसी चीज़ को कैसे मेंटेन कर लेंगे। तो सेम टू सेम यही बात है। तो कंडीशन जो था ना बंगाल का बहुत ही ख़राब होते जा रहा था दिन प्रतिदिन। Under such circumstances, developmental activities could not be possibly undertaken. इस प्रकार जो बंगाल था वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई डेवलपमेंटल वर्क नहीं हो पा रहा था, किसी भी प्रकार के जो समस्याएं थी उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा था नवाब। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। सिंपल सी बात है। द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रिजल्टेड इन द ऑपरेशन ऑफ द पीजेंट्री, रून ऑफ जमींदार्स एंड डिक्लाइन इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। और इसी समय देख लीजिए जो बंगाल का कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो चुका है, ख़राब हो चुका है। द पीजेंट्री मतलब किसानों का, रूइन ऑफ जमींदार्स मतलब जो किसानी जो खेती बाड़ी था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। जो जमींदार थे वह अपना फोर्स अलग बना रहे थे टैक्स के लिए। एंड डिक्लाइन इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और जो प्रोडक्शन था ना वो पूरी तरह से क्या हो चुका था, नष्ट हो चुका था। देखिए यहाँ बंगाल के लोग थे, राजा जो नवाब थे वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। उसी पीरियड में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ कि जो फसल थे वो पूरी तरह से समाप्त हो गए, ख़त्म हो गए नेचुरल डिजास्टर के कारण। दूसरी तरफ थे जो जमींदार थे वह मतलब टैक्स लेना ही चाह रहे थे, भूमि कर। तो इस तरह से जो कंडीशन था बंगाल का वो पूरी तरह से क्या हो चुका था, ख़राब हो चुका था। द कंपनीज इनकम फेल ड्रास्टिकली, और जो कंपनी का जो इनकम था इस समय में थोड़ा सा कम हो गया था। मैटर्स वेयर मेड वर्स बाय द डिवास्टेटिंग ऑफ फेमिन 1770, और जो टाइमिंग था 1770 का, 1770 का, उस टाइमिंग में इसका इनकम भी कम हो गया था कंपनी का। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था क्या, बंगाल। और देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं बंगाल के लोगों का कंडीशन क्या है, बुक में भी देख सकते हैं कि लोग खाने बगैर लगे मरने। लोगों का एक कंडीशन है, कुपोषण से लोग मरना शुरू हो गए हैं, क्योंकि लोगों के पास ना तो खाने के लिए कुछ था और जो भी था तो ज़बरदस्ती अंग्रेज़ों ने क्या कर लिया, टैक्स से ले लिया, इसलिए इनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। यहाँ फिगर में आप देख सकते हो। द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रूव टू बी ग्रेट डिजास्टर एंड इनकरेज्ड करप्शन, और इसी समय में जो अंग्रेज़ थे वो क्या किए, बहुत ही ज़्यादा क्या हो गए, करप्ट हो गए, अर्थात बहुत ही ज़्यादा इन्होंने करप्शन किया। जितना मन किया उतना बंगाल से टैक्स लिया, जितना मन किया उतना गवर्नमेंट ब्रिटेन को भेजा, और जितना मन किया उतना अपने पास रख लिए। अर्थात जितना टैक्स लेते थे ना उतना भी नहीं भेजते थे ऑफिसर्स ब्रिटेन को। मान लीजिए 100 रुपये लिए ना तो 10 रुपये भेजते थे, 90 रुपये खुद हड़प लेते थे। करप्शन इसी को कहा जाता है ना कि मतलब कोई भी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से ना हो। पैसा तो यहाँ से ले लेते थे लेकिन पैसा गवर्नमेंट को भेजते नहीं थे, गवर्नमेंट मतलब ब्रिटेन को भेजते नहीं थे। इसलिए ये जो अधिकारी थे वो डे बाई डे क्या होते गए, अमीर होते गए, और जो कंपनी जो थी वह धीरे धीरे क्या होती गई, घाटे में चलती गई। अभी आगे आप देखेंगे इसको। The servants of the company accumulated personal wealth while the people of Bengal suffered in quite agony and the company headed towards bankruptcy। अर्थात कहने मतलब है कि जो अधिकारी थे वह डे बाई डे क्या होते गए, जो पैसा वसूलते थे, जो टैक्स वसूलते वह दिन प्रतिदिन अमीर होते गए, और बंगाल का कंडीशन दिन प्रतिदिन ख़राब होता गया। दूसरा कंडीशन ये बना कि पैसा तो उन्होंने वसूल लिया लेकिन कंपनी को नहीं भेजा, कंपनी को क्या किया, नहीं भेजा, या ब्रिटेन में नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि वो सारा पैसा हड़प लेते थे, ऑफिसर खुद रख लेते थे। इससे जो कंपनी का जो कंडीशन भी था उस समय थोड़ा सा क्या हो गया, ख़राब हो गया। द कंपनी मर्ज इन हैवी डेब्ट वाज फोर्स टू अपील
टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर अ लोन ऑफ 10 लाख। और इस तरह से देखा जाए तो जो कंपनी थी वो किस में चली जा रही थी, डेप्ट में। डेप्ट में क्यों चली गई, डेप्ट मतलब होता है कर्ज में, धीरे धीरे कंपनी कर्ज में चली गई। क्यों कर्ज में जाने का कारण क्या था कि अंग्रेज़ों ने नहीं, जो ऑफिसर थे वह बहुत ही ज़्यादा करप्ट हो गए थे, पूरा पैसा वसूलते थे और अपने पास ही रख लेते थे। मान लीजिए 10 लोग हैं, इसको समझने का प्रयास करना। मान लो एक कंपनी, कोई सिस्टम है, इसमें 10 लोग काम करने वाले हैं, ठीक है, 10 लोग काम करने वाले हैं। ये 10 लोग मान लो यहाँ से 1000 करोड़ 1000 रुपया निकाले, 1000 रुपये यहाँ से निकाले बंगाल से 10 लोग, और 10 यहाँ ले जाकर के उनको जमा करना था 1000 रुपये। 1000 रुपया ले जाकर दूसरे को मालिक को देना था। लेकिन ये क्या किया, 1000 रुपया तो यहाँ से ले लिए, ठीक है, 1000 रुपया ले लिए, लेकिन 1000 रुपये में इन्होंने अपने आपस में क्या कर लिया, ले लिया, सारा करप्ट कर लिया। और कंपनी को ले जाकर कितना दिए, 50 रुपये दिए। कंपनी को ले जाकर कितना दिए, 50, और बोले यहाँ से 1000, लेकिन कंपनी को 50 रुपये दिए। तो इससे धीरे धीरे कंपनी का कंडीशन क्या होता जाएगा, ख़राब होता जाएगा। और अमीर जो 10 लोग हैं वो धीरे धीरे अमीर, सेम टू सेम यही बंगाल में भी हुआ। जो ऑफिसर थे वो डे बाई डे क्या होते गए, अमीर होते गए, लेकिन जो कंपनी थी वह धीरे धीरे क्या होती गई, घाटे में चली गई। इसलिए कंपनी को मेंटेन करने के लिए उन्होंने ब्रिटेन की पार्लियामेंट से 10 लाख रुपए का क्या किया, डिमांड किया कर्ज के रूप में, या आप हमें 10 लाख रुपए दीजिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। दिस शॉक्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द रीजन दैट while the company was asking for loans to run its affairs, its servants were returning home and living in a lavish life। अब देखिए क्या हुआ, इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट से 10 लाख रुपए का डिमांड किया कर्ज के रूप में। अब इस चीज़ को देखो, इनकम भी हो रहा है, कंपनी के मालिक इनकम भी हो रहा है, सारा चीज़ हो रहा है, लेकिन कंपनी के मालिक को प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो कंपनी के मालिक से अगर पैसा आप मांगोगे तो पूछेगा ना, इतना पैसा आप लोग क्या किए हो, क्या किए पैसा, आखिर में हमसे पैसा क्यों मांग रहे हो, जब वहाँ से इनकम हो ही रहा है तो पैसा हमसे क्यों मांग रहे हो। तो इन्होंने क्या किया, अब हमसे पूछे तो हम कहे ठीक है, तब हम क्या जानते हैं, हम जा रहे हैं अपने घर। ऐसे सभी लोगों क्या करते गए, कोई जवाब नहीं दिए और सभी लोग अपने ब्रिटेन वापस लौटने लगे। और यहाँ जाकर ब्रिटेन में अब मान लो पैसा तो इनके पास बहुत है, पैसा बहुत हो गया, आराम से जाकर के अपनी लाइफ को जीने लगे, आराम से जाकर के अपनी लाइफ को क्या करने लगे, जीने लगे। एक कह रहा है कि द कंपनी आस्किंग फॉर लोन्स टू रन इट्स अफेयर्स, इट्स सर्वेंट्स वे आर रिटर्निंग होम एंड लिविंग, अर्थात जो भी कार्य करने वाले यहाँ पे अधिकारी थे वो क्या करने लगे, रिटर्निंग होम, घर जाने लगे और जाकर के वहाँ पे लेविश लाइफ मतलब होता है आराम पूर्व जीवन क्या होने लगे, जीने लगे। द पार्लियामेंट एजर्टेड इट्स राइट टू कंट्रोल द कंपनीज अफेयर्स एज अ प्री कंडीशन फॉर ग्रांटिंग द लोन। और बताओ कंपनी अब धीरे धीरे लोन देना शुरू करेगी तो कंपनी क्या बनाना शुरू कर दी, इट्स राइट्स कंट्रोल, मतलब अब धीरे धीरे वो भारत पे कंट्रोल करना शुरू कर दी। अब भाई 10 लाख रुपया लोन दे रही है कंपनी, तो धीरे धीरे इस पर अब अपना कानून बनाकर किसी न किसी कानून के माध्यम से देगी ना। इस तरह से विभिन्न प्रकार के कानून कंपनी जो ब्रिटिश कंपनी थी वो बनाना शुरू कर दी। Thus began the enactment of series of regulation whereby the company was brought under the control of the crown। अब इस तरह से धीरे धीरे कंपनी क्या करने लगी, कानून बनाने लगी। पहले कोई कानून नहीं बनाती थी, लोग आते थे वही करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो कंपनी थी ब्रिटिश कंपनी, अब वो धीरे धीरे कानून बनाने लगी। और ये कौन कौन से कानून बनाई है कंपनी कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश यहाँ पे इंडिया को और शासन व्यवस्था चलाने के लिए, इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए।